मेरा नाम जुनैद है। मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। मेरे घर के नीचे वाला पोर्शन काफ़ी टाइम से खाली पड़ा हुआ था। मेरा इरादा उसे किराए पर देने का था। मेरी फैमिली छोटी थी, इसलिए इतना बड़ा घर ज़्यादा यूज़ में नहीं आता था। हम लोग ऊपर वाले पोर्शन में रहते थे, नीचे वाला पोर्शन खाली ही पड़ा रहता था। मेरा घर एक पतली सी गली के अंदर जाकर था, जहाँ पर ज़्यादातर लोग रहना पसंद नहीं करते थे। बहुत सारे लोगों को खुले गली मोहल्ले में रहना पसंद होता है, इसीलिए वहाँ का किराया भी ज़्यादा होता है। मेरी गली पतली सी थी और छोटी थी, लेकिन इस पतली सी गली में मेरा मकान बहुत बड़ा था। हमारी गली में ज़्यादातर गरीब लोग रहते थे। मैं चाहता था कि मुझे कोई फैमिली वाला किराएदार मिल जाए, जिसको रखने से आस पड़ोस के लोगों को भी कोई दिक्कत ना आए। अब मेरी गली पतली थी, इसलिए किराएदार वहाँ के कम किराया देने को ही तैयार होते थे, और मैं इतना कम किराया नहीं लेना चाहता था। एक दिन मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने सामने एक 35 साल के आदमी को खड़ा हुआ देखा। उसकी उम्र उसके चेहरे से बिल्कुल भी झलक नहीं रही थी। उसे देखकर लग रहा था कि वो कोई 18 साल की उम्र का है। उस लड़के की हेल्थ से नहीं लगता था कि वो 35 साल का है। उसकी हाइट भी कम थी। देखने में स्मार्ट था, पतला दुबला था। उसने ब्लू कलर की चेक की शर्ट और ब्लैक कलर की डेनिम पहनी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो काफ़ी पढ़ा लिखा हो। मुझे तो वो आदमी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था, लेकिन बेचारा लंगड़ा था। शायद किसी हादसे में अपनी एक टांग गंवा बैठा था। लेकिन उस टाइम वो हमारे घर पर अकेला ही खड़ा हुआ था, और मैं अकेले लड़के लड़कियों को कभी भी अपने घर किराए पर नहीं रखना चाहता था। मैंने उससे पूछा कि आप कौन हो और यहाँ पर किस तरह आना हुआ। तो उस आदमी ने जवाब दिया कि मेरा नाम फारूक है, और मैं आपके दरवाजे पर ये ऐड लिखा हुआ देखकर आया हूँ, जिस पर लिखा हुआ है कि हमारा घर किराए के लिए खाली है। मुझे लगा कि आपको किराएदार की ज़रूरत है, इसलिए मैं आपका घर किराए पर लेने के लिए आया हूँ। मैं समझ गया था कि ज़रूर वो लड़का मेरे दरवाजे पर किराएदार वाली बात पढ़कर ही आया होगा। मैंने उससे कहा कि जी बताइए। तो उसने बताया कि उसे मकान किराए के लिए चाहिए। मैंने उससे कहा कि आपको मेरे घर का किराया मालूम है? मेरा किराया बहुत ज़्यादा है, और मैं ज़्यादा पैसों पर ही किराएदार रखना चाहता हूँ, और इतनी पतली गली में इतना किराया कोई नहीं देगा। इसलिए मैं आपसे घुमा फिराकर बात नहीं करूँगा, और ना ही आपका टाइम वेस्ट करूँगा। मैं 20,000 रुपये महीना किराया लेता हूँ। अगर आपको मंजूर हो तो फिर ठीक है, नहीं तो मैं बहस करके अपना और आपका टाइम ख़राब नहीं करना चाहता। वो आदमी कहने लगा, फिर ठीक है, मैं आपको 20,000 रुपये महीना देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे कहीं और घर मिल भी नहीं रहा, और मैं इस काबिल नहीं कि ज़्यादा भाग दौड़ कर सकूं। एक एक्सीडेंट में मैंने अपनी एक टांग गंवा दी। ये मेरी मजबूरी है, इसीलिए मैं आपके घर में रहने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी मजबूरी को जानता हूँ, मुझे आपकी मजबूरी के बारे में नहीं पता। मुझे कोई भी इंसान अपना मकान किराए पर देने के लिए तैयार नहीं। मैं पिछले मोहल्ले में भी पूछ कर आया हूँ, लेकिन कोई भी मुझे अपने घर में रखने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ इसीलिए कि मैं अकेला हूँ। मैंने बड़ी हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम अकेले हो? अगर तुम अकेले हो तो तुम एक कमरे में रहकर क्या करोगे? तुम किसी हॉस्टल में क्यों नहीं जाते? अब मैं भी उसे घूरते हुए देख रहा था। उसने मुझसे कहा कि भाई, मैं हॉस्टल में ज़रूर चला जाता, लेकिन हॉस्टल या तो लड़कियों के लिए होता है या फिर लड़कों के लिए, जबकि मेरे साथ मेरी पत्नी भी है। मैं उसके साथ यहाँ हॉस्टल में तो नहीं रह सकता। आप भी समझदार और फैमिली वाले लगते हैं। आपको पता होगा कि किसी औरत की हिफाजत करना कितना मुश्किल काम है, और यहाँ पर लोग हैं कि अकेले लड़के को मकान किराए पर देने के लिए राज़ी ही नहीं हो रहे। मेरी पत्नी और मेरी फैमिली में से कोई भी नहीं है। न मेरी पत्नी की फैमिली वाले हमारे साथ रहते हैं, न मेरे माता पिता। उस आदमी ने मुझे अपने बारे में सारी डिटेल बता दी थी। फिर मैंने पूछा, क्यों, तुम इस दुनिया में अकेले हो क्या? नहीं नहीं भाई साहब, मैं अकेला नहीं हूँ। मेरा परिवार दूसरे शहर में रहता है। मैं यहाँ पर काम के सिलसिले में आया था, और यहाँ पर रहते हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया है। तभी मेरी मुलाकात यहाँ की एक लड़की से हो गई थी, और मुझे उससे प्यार हो गया था। हम दोनों ने शादी कर ली। मैं जिस जगह पर काम करता था, वो लड़की भी वहीं पर काम करती थी। बस वहीं पर हम दोनों की मुलाकात हो गई थी। लेकिन अब हम शादीशुदा हो गए हैं, और हम दोनों ही एक साथ एक घर में रहना चाहते हैं, और कोई भी हमें घर देने के लिए तैयार नहीं। आप ही बताइए, हमारे माता पिता दूसरे शहर में रहते हैं, तो हम उनके पास तो नहीं जा सकते ना।
पहले कंपनी ने हमें फ्लैट दिए हुए थे। हम दोनों अलग अलग अपने फ्लैट्स में रहते थे, जहाँ पर लड़के लड़कों के साथ फ्लैट शेयर करते थे और लड़कियाँ लड़कियों के साथ। अब जब हम दोनों की शादी हो गई है तो हम दोनों इस तरह से अलग अलग नहीं रह सकते। अब हमें एक साथ रहने की ज़रूरत है और हमने शादी भी कोर्ट मैरिज की है, तो ऐसे में हम कसूरवार हो गए। पैसे होने के बावजूद भी कोई हमें मकान किराए पर देने के लिए राज़ी नहीं है। मैंने उस आदमी से कहा कि चलो कोई बात नहीं भाई साहब, तुमने शादी की है, मुझे खुशी है कि तुमने निकाह किया है, वरना तो आजकल लड़का लड़की आपस में गलत काम करते हैं और इसी वजह से गुनाह में शामिल हो जाते हैं, होटल में घूमते फिरते हैं और इस तरह से लड़का लड़की दोनों की ही बदनामी होती है। और जब एक शादीशुदा कपल मकान किराए पर लेने के लिए जाता है तो उससे हज़ारों सवाल जवाब किए जाते हैं। मैं भी आपको देखकर थोड़ा जज्बाती हो गया था। मैंने उस आदमी से काफ़ी देर तक बातचीत की, क्योंकि मेरी अपनी फैमिली भी इसी घर में रहती थी। मेरे इस घर में मेरी 2 जवान बहनें, एक छोटा भाई और मेरी विधवा माँ रहती थी। मेरी उम्र 25 साल है और अभी तक मेरी शादी भी नहीं हुई। मेरे पिता की मौत अभी 4 साल पहले ही हुई थी और उनके मरने के बाद ही हमारे घर में बहुत सारी परेशानियां आ गई थी। मेरा काम भी कुछ ठीक नहीं चल रहा था। सोचा अगर मकान किराए पर दे देंगे तो शायद महीने में घर का कुछ खर्च निकल आया करेगा। वैसे भी नीचे का पोर्शन तो हमेशा ही खाली रहता है, तो क्यों ना उसमें किराएदार रखने के बाद कुछ पैसे ही कमा लिए जाएं। बहरहाल आज उस आदमी को अपने दरवाजे पर खड़ा हुआ देखकर मुझे उससे हमदर्दी महसूस हुई। मैंने उस आदमी से कहा कि भाई साहब, मैं आपसे ज़्यादा पैसे नहीं लूँगा, बस आपसे 15,000 ही ले लूँगा। बस तुम हर महीने टाइम पर किराया दे दिया करो, क्योंकि इस टाइम मुझे घर पर बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। बाकी के लोग तो इस पतली गली में रहने के लिए 10,000 का किराया भी मुश्किल से दे पाते हैं, लेकिन अगर आप 15,000 रुपये में राज़ी हो तो आप मेरे घर में आकर रह सकते हो। वो आदमी ये बातें सुनकर खुश हो गया था। उसके चेहरे पर तसल्ली थी और मैं भी खुश हो गया था। देखने में वो मुझे बहुत शरीफ और समझदार लग रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी परेशानी दिख रही थी। ऐसे आदमी ज़्यादातर नहीं तो बदमाश होते हैं और ना ही घर की औरतों के लिए ख़तरा होते हैं। क्योंकि उनके पास अपनी पत्नी भी थी, तो मैंने सोचा कि मैं उन्हें मकान किराए पर दे देता हूँ। लेकिन मैंने उनसे ये भी पूछा कि आपकी पत्नी आपके साथ आज क्यों नहीं आई? तो वो कहने लगा, जी वो मेरे साथ कैसे इस तरह से मकान ढूंढने के लिए जा सकती है। मैंने उससे कहा कि वो अपने फ्लैट में ही रह रही है, जब मुझे मकान मिल जाएगा तो मैं उसे भी ले आऊँगा। देखिए, मैंने आपसे झूठ नहीं बोला है। मुझे पता है अगर मैं आपसे किसी तरह का झूठ बोलूँगा तो आप मुझे घर से निकाल देंगे। कल आप मेरी पत्नी को खुद देख लेना, मैं उसे कल ही लेकर आ जाऊँगा। उस आदमी ने मुझसे नीचे वाले पोर्शन की चाबियाँ उसी टाइम ले ली थी। मैं अपनी माँ को ये खुशखबरी सुनाने के लिए सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जा ही रहा था कि मेरी माँ वहीं सीढ़ियों पर खड़ी हुई मुझे मिल गई। उनके चेहरे पर बहुत सारा गुस्सा नज़र आ रहा था। वो सारी बातें तो सुन चुकी थी। मुझसे कहने लगी, जुनैद, तुम बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ होते जा रहे हो। ऐसा लग रहा है तुमने अपनी अकल भी खो दी है। मैंने सुना था तुम बहुत ज़्यादा अक्लमंद हो, लेकिन तुमने तो इस अकेले आदमी को मकान की फ़ौरन ही चाबियां दे दी। जब वो कल अपनी पत्नी को साथ लेकर आता, तुम्हें तभी उसे चाबियां देनी चाहिए थीं। तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे घर में तुम्हारी 2-2 जवान बहनें भी बैठी हुई हैं। अगर वो रात को किसी भी टाइम अपने यार दोस्त के साथ घर में घुस आए तो क्या करेंगे हम? ऊपर से तुमने उसे ये भी बता दिया कि मेरे घर में मेरी 2 जवान बहनें और मेरी विधवा माँ भी रहती है। इस घर में मैं बड़ी हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं है। इस तरह किसी अजनबी को अपनी डिटेल नहीं देनी चाहिए बेटा। अम्मी की डांट सुनकर मैं खामोश हो गया था, क्योंकि मैं समझ गया था कि गलती मेरी ही है। मुझे इस तरह से किसी अजनबी के सामने अपनी फैमिली की डिटेल्स शेयर नहीं करनी चाहिए। फ़िलहाल अब जो हो गया था उसका तो ऊपर वाला ही मालिक था, मैं तो कुछ नहीं कर सकता था। जो बातें मेरे मुंह से निकल गई थी वो वापस तो आने वाली नहीं थी। खैर, मैंने सोचा था कि कल जब वो अपनी पत्नी के साथ आ जाएगा तो देखा जाएगा, और अगले दिन ऐसा ही हुआ। सुबह के 8 बजे हमारे घर के बाहर एक बड़ी सी गाड़ी ने हॉर्न बजाया। मैं हैरान था कि उस आदमी के पास तो गाड़ी भी है, लेकिन गौर से देखा तो गाड़ी वो आदमी नहीं बल्कि गाड़ी को कोई लड़की चला रही थी। लेकिन लड़की कोई मॉडर्न नहीं थी, सीधी सादी सिंपल सी लड़की थी। मैं समझ गया था कि यकीनन वो अपने माता पिता की इकलौती औलाद होगी। उसके पास लगभग 20 लाख वाली कार थी
और 20 लाख रुपए की कार चलाना किसी आम इंसान के लिए बहुत बड़ी बात होती है। मैं उन्हें देखकर हैरान हो रहा था। मैंने दिल में सोचा कि अगर ये लोग चाहें तो अपनी कार बेचकर मकान खरीद सकते हैं। उस लड़के ने मुझसे कहा कि आज से मेरी पत्नी आपकी बहनों की सहेली बनकर रहेगी। लेकिन फिर वो कुछ देर के लिए खामोश हो गया और अंदर चला गया। उसने अपनी पत्नी को कमरे के अंदर इस तरह से बंद किया जैसे वो कोई ख़जाना हो और मैं उसे चोरी कर लूँगा। मुझे तो बड़ी हैरत हो रही थी। कल तो उसने मेरे साथ इतना फ्रेंडली बिहेव किया था, जैसे मुझे अपनी पत्नी से मिलवाएगा, हमें अपनी लव स्टोरी की डिटेल सुनाएगा। लेकिन आज वो बिल्कुल ही अलग था। उसने कमरे के दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया, जैसे मैं उसकी पत्नी को खा जाऊंगा। मुझे उसका ये बिहेवियर बहुत बुरा लगा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्या पता उसकी पत्नी ने अपने पति को मुझसे बात करने से मना कर दिया हो। बहुत सी लड़कियां लड़कों को इसी तरह से अपने कंट्रोल में रखती हैं और अपने पतियों से वही करवाती है जो उन्हें करवाना होता है। लड़कियों की तो यही आदत होती है। फिर मैं ऊपर आ गया। मेरी अम्मी ने कह दिया कि देखो, इस आदमी ने तो तुम्हें अपनी पत्नी से मिलवाया तक नहीं। मैं ऊपर से सब कुछ देख रही थी। मुझे ये लोग थोड़े अजीब लग रहे हैं। जुनैद बेटा, मेरी मानो तो इन लोगों से अभी से ही इनके आईडी कार्ड वगैरह की कॉपी ले लो। ऐसा ना हो कि कल को ये लोग कोई गलत काम करके यहाँ से भाग जाएं, या हमारे घर में ही कुछ चोरी करके ले जाएं, तो हम लोग कहाँ जाएंगे। मैंने ऐसा ही किया। शाम के टाइम में नीचे गया तो उस आदमी से कहा कि भाई, मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स पूरे करने होंगे, तो आप मुझे अपना और अपनी पत्नी का आधार कार्ड और आईडी कार्ड की कॉपी दे दीजिए। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुरा पड़ा और कहने लगा, भाई मैं आपको अपना आधार कार्ड तो दे दूंगा। लेकिन वो सोचते हुए कुछ कहने लगा। दरअसल मेरी पत्नी बहुत कम उम्र की है। मैंने कहा, कम उम्र की है से क्या मतलब है? तो वो कहने लगा, जी मेरी पत्नी की उम्र 21 साल है। मैंने उसकी बात पर मुस्कुराते हुए कहा, 21 साल है तो 18 साल की उम्र में तो आइडेंटिटी कार्ड बन जाता है और आधार कार्ड तो कभी भी बन जाता है। तो उस आदमी ने कहा कि अभी मेरी पत्नी की उम्र 21 साल हुई है, उसका आईडी कार्ड तो काफ़ी पहले ही बन जाता, लेकिन अभी उसने आईडी कार्ड बनवाने के बारे में सोचा नहीं। दरअसल वो अपने माता पिता की लाडली बेटी है, इसी वजह से उसने कभी अपना आईडी कार्ड बनवाने के बारे में सोचा ही नहीं। अभी तो मेरे पास उसकी कोई आईडी नहीं है। मैं अपनी पत्नी से बहुत मोहब्बत करता हूँ क्योंकि वो मुझसे काफ़ी छोटी है। आप तो समझ सकते हैं 21 साल की लड़की की क्या अक्ल होती है। तो अभी तो उसकी कोई आईडी कार्ड मेरे पास नहीं है। फिर मैंने उनसे पूछा कि अगर आपकी पत्नी का आईडी कार्ड नहीं है तो फिर आप दोनों ने शादी कैसे की? उसने बताया कि हमारा निकाह हो गया था। बड़े अच्छे मौलवी साहब थे। उन्होंने कहा कि लड़की अगर 18 साल की है तो कोई शर्त नहीं है, लड़की के बालिग होते ही निकाह हो जाता है। और मौलवी साहब ने बताया था कि कागजी कार्यवाही की भी कोई ज़रूरत नहीं होती। जब 4 गवाहों की मौजूदगी में वो एक दूसरे को पति पत्नी के तौर पर कबूल कर लेते हैं। अगर देखा जाए तो शादी करने के लिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह इतने ज़रूरी नहीं होते, बस 2 लोगों का राज़ी होना ज़्यादा ज़रूरी है। वो लड़का मुझे ना जाने क्या क्या सुनाने लगा। मैं ये सोचने में बिज़ी हो गया था कि उसकी पत्नी इतनी कम उम्र की थी, जबकि इस आदमी की उम्र 35 साल थी, और फिर वो भी गाड़ी किस तरह से चला रही थी। जिसके पास अपनी गाड़ी हो, अपने माता पिता की वो इकलौती औलाद हो, इतनी बेवकूफ़ तो नहीं होगी। अब मैं ज़्यादा ज़िद बहस नहीं कर सकता था क्योंकि इस आदमी के पास हर बात का जवाब होता था। मैं इससे जो भी सवाल करता वो मुझे उसका ऐसा पलटकर जवाब देता कि मैं हैरान हो जाता था और मजबूरन मुझे खुद ही खामोश होकर वहाँ से जाना पड़ता था। लेकिन अब कुछ ऐसी भी चीज़ें थीं जो कि उस आदमी की कही हुई बातें अलग थीं। कई बार उसने कहा था कि वो और उसकी पत्नी दोनों ही एक कंपनी में काम किया करते थे और वहीं पर उन दोनों का अफेयर चल गया था और उसके बाद उन दोनों ने शादी की। लेकिन जब भी मैं देखता वो अपनी कार पर काम पर जाता था और उसके जाते ही लड़की भी घर से निकल जाती थी। ये बात बड़ी हैरान कर देने वाली थी कि अगर वो दोनों आपस में एक ही कंपनी में काम करते थे तो एक साथ भी तो घर से निकल सकते थे। फिर वो नए नए पति पत्नी थे, उनके दरमियान तो ये फ़र्क होना ही नहीं चाहिए था। एक दिन मैं ऐसे ही नीचे चला गया। उस आदमी से पूछा कि तुम कौन सी कंपनी में काम करते हो? उसने फटाफट मुझे उस कंपनी का एड्रेस दे दिया और उसके बाद उसने मुझे ये भी बताया कि वो क्या काम करता है, किस तरीके से करता है और उसकी कंपनी में कौन कौन बड़े बड़े लोग काम करते हैं। मैं तो उसके इन फटाफट जवाबों से खामोश ही रह जाता था। मैंने कहा कि ये तो अच्छी बात है, तुम बहुत मेहनती इंसान हो। ये कहकर मैं ऊपर आ गया था।
मेरी अम्मी कानों को हाथ लगाए हुए तौबा तौबा कर रही थी। मैंने हैरान होते हुए उनकी तरफ देखा और पूछा, क्या हुआ है? तो मेरी अम्मी कहने लगी, जुनैद बेटा, ये तुमने कैसे लोगों को घर में जगह दे दी है? मैंने कहा, अब क्या हो गया है अम्मी, क्या कर दिया है? मैंने तो सिर्फ उससे इतना ही पूछा था कि वो कहाँ पर काम करता है, कोई गुनाह तो नहीं कर दिया। मैं वहीं पर खड़ा था। अम्मी कहने लगी, मैंने कुछ ऐसा देखा है, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती कि मैंने क्या देखा है। मैंने कहा, अम्मी आप कितनी घुमा फिरा कर बातें करने लगी हो, अब बता भी दो ना, आपने क्या देखा है? मेरी बात सुनकर अम्मी ने कानों को हाथ लगा लिए और कहने लगी कि मैं क्या देखती हूँ। जुनैद, कल मैं गैलरी से नीचे झांक रही थी तो मैंने देखा कि उस नए किराएदार की पत्नी बाथरूम से बाहर नहाकर निकल रही थी और उसने इतने छोटे छोटे कपड़े पहने हुए थे कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। हमारे घर में भी तो बेटियां हैं, हमारी बेटियां अगर उनको ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहना हुआ देखेंगी तो उन पर क्या असर पड़ेगा। इस लड़की को तो कोई शर्म हया ही नहीं है। न जाने ये किस किस्म की लड़की है जो इस तरह के छोटे छोटे कपड़े पहनकर ही घर में घूमती है। जुनैद, मुझे इस लड़की का माहौल बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ये लड़की मुझे ठीक नहीं लगती। मैं कई दिनों से इस लड़की को छोटे छोटे कपड़े पहनते हुए घर में टहलता हुआ देखती हूँ। तुम सोच भी नहीं सकते बेटा, जिस तरह से लड़कियां फिल्मों में छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं, ये लड़की बिल्कुल उसी तरह के कपड़े पहनकर फिरती है। मैंने इस लड़की को कल भी ऐसे ही कपड़े पहने हुए देखा था। एक दिन की बात नहीं है, ये तो रोज़ ही इसी तरह से बाथरूम से नहाकर निकलती है और वही कपड़े पहन लेती है। मान लो अगर कल को किसी और ने हमारे घर में जाकर उसे इस तरह छोटे छोटे कपड़े में फिरते हुए देख लिया तो हमारा क्या होगा? लोग हमारी क्या इज्जत करेंगे? यही कहेंगे कि हमने कैसे किराएदार को घर में रखा हुआ है। अम्मी की बात सुनकर मैं भी डर गया था। फिर हंसते हुए कहने लगा, अम्मी जान, तुम लोगों की जासूसियां मत किया करो। तुम्हें लोगों के घर में झांकने की क्या ज़रूरत आ पड़ी? पढ़े लिखे लोग हैं, कंपनी में काम करते हैं, इसीलिए इस तरह के कपड़े पहनते होंगे। और आजकल तो वैसे भी माहौल छोटे कपड़े पहनने का ही है। और आपका क्या हक बनता है कि आप किसी की गैलरी से नीचे झांककर खबरें लो और फिर तुम मसाले लगा लगा कर मुझे बताओ। वो दोनों पढ़े लिखे लोग हैं, उनका माहौल बिल्कुल अलग है। अगर वो इस तरह के कपड़े पहनती भी है और उसके पति को इससे कोई एतराज़ नहीं है तो फिर हमें भी उसके ऐसे कपड़े पहनने पर कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। और इस तरह से कपड़े पहन भी लिए तो आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप बेवजह उन लोगों पर निगाह मत रखा करो। मेरी बात सुनकर मेरी अम्मी भी हंस पड़ी और कहने लगी, ऐसी बात नहीं है बेटा, घर में तो जवान बेटियां हैं, मुझे बस अपनी बेटियों की फ़िक्र लगी रहती है, कहीं कोई मेरी बेटियों पर उंगली ना उठा ले। मेरी बेटियां बहुत शरीफ हैं और फिर तुम भी तो मेरे जवान बेटे हो। ऐसी लड़कियां एक के बाद एक लड़के को अपने जाल में फंसा लेती हैं। खैर, तुम खुद नीचे जाकर किसी दिन उस लड़की के पति को समझा देना कि इस तरह के कपड़े पहनकर घर में ना घूमा करे, क्योंकि आसपास के लोग भी तो देख सकते हैं ना, और इस तरह से इस लड़की की खुद की भी तो बदनामी हो जाएगी। मैंने कहा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो अम्मी जी, लेकिन मैं उसके पति से इस तरह की बात नहीं कर सकता, वरना वो सोचेगा कि शायद मैं भी तुम्हारी तरह नीचे झांक झांक कर देखता हूँ। फ़िलहाल बात पूरी करके मैं अपने घर से निकल आया था, लेकिन मैंने सोचा था कि मेरी माँ जो मोहल्ले से और आसपास के लोगों की वजह से परेशान और फ़िक्रमंद थी, वो बिल्कुल ठीक थी। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। ठीक 2 दिन के बाद जब मैं सामान लेने के लिए अपनी गली से बाहर जा रहा था तो मुझे किराना स्टोर पर खड़े हुए हमारे घर के सामने रहने वाले वाजिद साहब ने रोक लिया। वाजिद साहब बहुत पढ़े लिखे आदमी थे और हमारी गली में रहते हुए तकरीबन उन्हें 25 साल हो गए थे। पूरे परिवार के साथ वो यहाँ पर रह रहे थे। वाजिद साहब के माता पिता की मौत हो चुकी थी। अब वो अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ घर में रहते थे। मुझे देखते ही उन्होंने मुझे अपने पास आने का इशारा किया। कहने लगे, अरे जुनैद बेटा, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। वाजिद साहब बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे थे। मैंने कहा, जी जी वाजिद साहब, कहिए क्या बात है। तो वो कहने लगे, दरअसल जो बात मैं आपसे करना चाहता हूँ वो मैं नहीं बल्कि मोहल्ले के 3-4 बड़े बड़े और लोग भी आपसे बात करना चाहते हैं। आप बताओ, अगर आज तुम किसी टाइम फ्री हो तो गली के कुछ लोगों के साथ मीटिंग पर आ जाना, सारी बात वहीं पर होगी। हम सब गली के लोग तुमसे बात करना और मिलना चाहते हैं। मैंने कहा, अरे वाजिद साहब, मैं कब से कोई ऐसा सेलिब्रिटी बन गया कि लोग मुझसे बात करना चाहते हैं। वाजिद साहब ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल तुमने जिन लोगों को मकान किराए पर दिया हुआ है,
हम उनके बारे में तुमसे कोई बात करना चाहते हैं। मैंने वाजिद साहब को समझाने की कोशिश की तो उन्होंने हाथ उठाकर मुझे रोक दिया और कहने लगे कि यहाँ पर बात नहीं करते हैं, रात को ही आप मेरे घर पर आ जाइएगा, वहीं पर मीटिंग होगी और वहीं इस बारे में बात होगी। मैं परेशान हो गया था, न जाने ऐसी कौन सी बात थी। मुझे अम्मी की बात याद आने लगी। यकीनन वो ठीक ही कह रही थी कि ज़रूर मोहल्ले में आसपास किसी न किसी ने उस लड़की को छोटे छोटे कपड़ों में घूमते हुए देख लिया होगा। क्या पता जो लड़की कमरे के अंदर ऐसे फिरती है, घर के आंगन में भी वो ऐसे ही फिरती होगी। ऐसा तो फिर आस पड़ोस की औरतों ने भी ज़रूर नोटिस किया होगा। औरतों का तो काम ही दूसरों के घरों में झांकना और उनकी तरह तरह की खबरें लेना है और फिर मसाले लगाकर अपने पतियों को बताती होंगी। बस यही बातें थी जो मुझे डरा रही थीं। मैंने सोचा कि मैं रात को वाजिद साहब के पास जाने से पहले अपने किराएदार से ज़रूर बात करूँगा। वो वैसे भी मुझे 2-3 दिन से दिखाई नहीं दे रहा। शाम के 7 बजे मैं वाजिद साहब की तरफ निकल गया। उनके घर पर गया तो वहाँ पर गली के काफ़ी सारे लोग बैठे हुए थे और सबके चेहरे पर तेवर अलग ही दिखाई दे रहे थे, जिन्हें देखकर मैं डर गया। मुझे पता चल चुका था कि ये लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में यहाँ पर बैठे हुए मुझे देख रहे हैं और मुझसे बड़े नाराज़ लगते हैं। मैं जब गया तो मैंने जाते ही उन लोगों से पूछा कि क्या बात है, मैं आपके गुस्से की नाराज़गी की वजह जान सकता हूँ। उन्होंने कहा, देखो बेटा जुनैद, हम सब शरीफ लोग हैं, इस मोहल्ले में रहते हैं और तुम्हारे घर में जो किराएदार आए हैं उनकी हरकतें बिल्कुल ठीक नहीं हैं। तुम्हारे घर में जो किराएदार आदमी है वो रंग बिरंगे लोगों को घर में लेकर आता है। मैंने कहा, आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो मकान मालिक हूँ, अपने किराएदारों पर यकीन रखता हूँ और नज़र भी रखता हूँ। वो तो सिर्फ पति पत्नी हैं जो एक साथ पता नहीं कब से रह रहे हैं और आज आप लोगों को इतने महीनों बाद ये बात याद आई है। उन लोगों को यहाँ पर रहते हुए 4 महीने हो गए हैं। कहीं आप लोगों को इस बात की तकलीफ़ तो नहीं हो रही कि जुनैद को इतना ज़्यादा किराया कैसे मिल रहा है, इतनी पतली सी गली में घर होने के बावजूद भी? मेरी बात सुनकर वाजिद साहब ने नाराज़गी से मेरी तरफ देखा। कहने लगे, हमें तुम्हारे मुंह से ये बात सुनकर बहुत अफसोस हुआ जुनैद बेटा। हमने तो नहीं सोचा था कि तुम हमारे बारे में इतना गलत सोचते हो। बात यह है कि तुम्हारा घर अब घर नहीं रहा, तुम्हारा घर अब कोई और जगह ही बन गया है। मैंने खड़े होकर गुस्से में आकर कहा, अरे आप लोगों का क्या मतलब है? तो वाजिद साहब ने कहा कि हमारा मतलब बिल्कुल साफ है। तुम्हारे घर में तरह तरह की औरतें आती हैं। उन लड़कियों का चेहरा तो ढका हुआ होता है, लेकिन हम उन लड़कियों को आते हुए काफ़ी टाइम से देख रहे हैं। हर 15 दिन में एक नई लड़की तुम्हारे घर पर आती है। पता नहीं तुम्हारा ध्यान कहाँ पर होता है। शायद ज़्यादा किराया देखकर तुम्हारी आंखें खुल गई हैं और दिमाग बंद हो गया है, वरना हमें तो साफ नज़र आता है कि तुम्हारे घर में हर 15 दिन में एक नई औरत आने लगी है। तुम्हें इन लोगों को मकान किराए पर दिए हुए कितना टाइम हो गया? इतने दिनों में ही हम यहाँ पर 4-5 लड़कियों को आते हुए नोटिस कर चुके हैं और अभी उन लोगों को यहाँ पर रहते हुए 6 महीने भी नहीं हुए। तुम्हें क्या लगता है हम सब बेवकूफ़ हैं? बाकी लोगों ने भी ऐसी ही बातें कही हैं। वो आदमी हर बार किसी नई लड़की को लेकर आता है, या तो वो किसी दूसरे को भी बुलाता है या फिर वो लोग तुमसे कोई बात छुपा रहे हैं। देखो जुनैद बेटा, हमें तुम पर बहुत भरोसा है। तुम जवान हो, अब तुम्हारे पिता भी इस दुनिया में नहीं, इसलिए हमारा काम तुम्हें समझाने का है। और हम सब भी इसी मोहल्ले में रहते हैं। सिर्फ तुम ही इस मोहल्ले में नहीं रहते बेटा, बाकी और भी लोग रहते हैं और सबकी बेटी बहू की इज्जतें हैं यहाँ पर। ऐसे में अगर हमारे मोहल्ले में ये काम शुरू हो जाएगा तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? मुझे सबकी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा, अगर आप लोगों को ऐसा ही लगता है तो आप सब लोग उस आदमी को अपने पास बुलाकर उससे बात कर लें। मैंने तो जब उसे किराए पर मकान दिया था तो तब उसके पास एक ही लड़की थी और वो उसकी पत्नी है। अब आप लोग कह रहे हैं कि घर पर काफ़ी सारी लड़कियां आती हैं। मैंने वहाँ सारे मौजूद लोगों से कहा कि मैं किराएदार से भी अभी बात करता हूँ। मैंने अपने किराएदार को फ़ोन किया। उसने कहा कि मैं रास्ते में हूँ, मुझे घर पहुँचने में अभी 20 मिनट लगेंगे। मैंने उससे कहा, घर जाने के बजाय तुम नुक्कड़ वाले घर में आ जाना, मैं तुम्हें बाहर लेने आ रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद वो आदमी हमारे बीच में बैठा हुआ था। उसके सामने सब लोगों ने अपनी अपनी शिकायत रखी तो उस आदमी ने लोगों की ये बात मानने से साफ इनकार कर दिया कि वहाँ पर कोई लड़कियाँ आती हैं। कहने लगा कि मैं अपनी पत्नी के साथ रहता हूँ और जुनैद मेरी पत्नी को जानता है। मैंने कहा,
मैंने आपकी पत्नी को एक बार ही देखा है, मगर ये सब लोग कह रहे हैं कि तुम्हारे घर में अलग अलग औरतें आती हैं। क्या ये बात सच है या झूठ? अब इस बात का जवाब तो आप ही इन लोगों को दे सकते हो। वो आदमी कहने लगा, बिल्कुल नहीं जनाब, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। मैंने कहा, क्या मैं आपकी पत्नी का चेहरा देखकर इन्फॉर्मेशन ले सकता हूँ कि घर में तुम्हारी पत्नी ही आती है या फिर कोई और लड़की आती है? मेरे इस तरह से कहने पर वो भी बुरी तरह से घबरा गया था। वो कहने लगा, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं मानता हूँ कि 2-3 लड़कियों को मैं यहाँ पर लाया हूँ, पर मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा। वो सब मेरे साथ शादी करके यहाँ पर आती हैं और शादी करने के बाद साथ रहने में कोई गुनाह या कोई बुरी बात तो नहीं। वैसे भी मैं अगर 4 औरतें भी रखूं तो चारों से निकाह कर लूं तो इसमें आप लोगों को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। मैं तो मोहल्ले के लोगों से भी ज़्यादा बातचीत नहीं करता, बस अपने काम से काम रखता हूँ। इसीलिए आप लोग बेवजह मुझे सवाल करके परेशान कर रहे हैं। मैंने कहा, भाई साहब, आपने मुझसे कहा था कि एक ही लड़की है, अब 3-4 लड़कियों की बात कर रहे हो, जबकि मोहल्ले के लोगों को पता है कि आप हर 15 दिन में नई लड़की लेकर आते हो। तो वो आदमी कहने लगा, इसमें क्या परेशानी है? वो सारी लड़कियां खुद आती हैं, अपनी मर्जी से आती हैं। मैं उन्हें किडनैप करके तो यहाँ पर नहीं लाता। वाजिद साहब ने कहा, वो लड़कियां आती कहाँ से हैं, ये तो बताओ। और हमें क्या भरोसा, क्या पता तुम किसी शरीफ आदमी की बेटी को लेकर आते हो। तो वो आदमी कहने लगा, नहीं नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। वो लड़कियां मेरे साथ शादी करके आती हैं, बल्कि वो इस मोहल्ले की क्या, इस देश की ही औरतें नहीं हैं। वो दुबई की लड़कियां होती हैं, मेरे साथ शादी करती हैं और खुशी खुशी रहती हैं। वाजिद साहब ने ताली बजाते हुए कहा, लो भाई, इनकी नई कहानी सुनो। दुबई की लड़कियां तुम्हारे साथ शादी करने के लिए ही क्यों आती हैं? हम तो इस बात को नहीं मान सकते। और वहाँ की औरतें इस तरह से दुबई जैसी इतनी अच्छी जगह को छोड़कर यहाँ आकर क्यों रहेंगी? और तुम जो लड़कियाँ लेकर आते हो, उनका चाल चलन ही अलग होता है। वो सब देखकर हमें पता चल जाता है कि वो कहाँ की है। या तो तुम अपनी पत्नी को हमसे मिलवाओ या फिर हमें साफ साफ बता दो कि तुम क्या कर रहे हो। इससे पहले कि वो आदमी इस बात से इनकार करता, मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन करके कहा कि किराएदार की पत्नी को लेकर वाजिद साहब के घर में आ जाओ। भले ही वो आपसे खुद को छुपाकर रखेगी, लेकिन आप उससे ज़बरदस्ती बात कर लेना। आज हमारे सारे सवालों का जवाब वो ज़रूर देगी। ऐसा भी हो सकता है शायद वो लड़की भी हमसे बात करना चाहती हो। लगभग 15 मिनट गुजर गए थे और वो लड़की मेरी अम्मी के साथ वाजिद साहब के घर में दाखिल हुई। उसने मॉडर्न टाइप के कपड़े पहने हुए थे। वो किसी फिल्म की हीरोइन की तरह लग रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ये किसी दूसरे देश की है। उसने अपनी भाषा में हमें बताना शुरू किया कि ये जो आदमी है उसके साथ रहता है, उसे धोखा देकर यहाँ पर लेकर आया है। इस आदमी ने पहले सोशल मीडिया के ज़रिए मुझे फंसाया और जब मैं यहाँ आई तो मैंने देखा कि ये कोई लड़का नहीं बल्कि ये तो 35 साल का आदमी था। ज़बरदस्ती इसने मेरे साथ शादी कर ली और फिर जब बच्चा हो गया तो बच्चे की जिम्मेदारी उठाने से मना कर रहा है। मैं इसकी खातिर दुबई से यहाँ पर आई थी, बल्कि ये तो कहता है कि हर महीने मेरे जैसी कई लड़कियाँ इसके पीछे पागल रहती हैं और शादी करने की वजह से अपना मुल्क छोड़कर यहाँ पर आ गई हैं। लेकिन इसका कहना है कि ये किसी से भी शादी जब तक नहीं करेगा जब तक वो अपना सारा बैंक बैलेंस इसके नाम नहीं कर देती। मैंने इस आदमी को धमकी दी थी कि अगर यही सब चलता रहा तो मैं दुबई की हुकूमत से मदद लेकर पुलिस बुलवाकर इसको इतना पिटवाऊंगी कि ये सारी ज़िंदगी याद रखेगा। हमने जब उस आदमी से बात की तो उसने कहा कि वो ये काम फेसबुक से लड़कियां फंसाने के लिए करता है। लड़कियों के साथ कुछ टाइम रहता है, फिर उनका ऐसा दिल दुखाता है कि वो खुद ही यहाँ से भाग जाती हैं। मैं बड़ा हैरान था कि उस 35 साल के आदमी के अंदर इतना ज़्यादा हुनर कहाँ से आया था कि दुबई की लड़कियां फंसाकर यहाँ लेकर आ रहा था। हमसे तो 24 साल का होते हुए भी आज तक कोई लड़की नहीं पटी थी और इस आदमी के पास ना रुपये थे, ना पैसे थे और ना ही कोई ख़ास शक्ल थी। फिर भी दुबई की गोरी गोरी लड़कियां इसके पास आ रही थीं। आज तक मैंने बिना किसी सूरत शक्ल के या बिना किसी पैसे रुपए के किसी औरत को किसी मर्द के लिए इतना पागल होते हुए देखा था। क्या लड़कियां प्यार में इतनी ज़्यादा पागल हो जाती हैं? लेकिन हाँ, एक औरत अपना सब कुछ एक मर्द की बातों में आकर कुर्बान कर देती है। तो जो लोग हर टाइम यही शिकायत करते रहते हैं कि उनकी पत्नी उनसे खुश नहीं रहती, ये कहानी उनके लिए एक नसीहत है कि अगर एक औरत सिर्फ बातों की बुनियाद पर अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर 7 समुंदर पार तक आ सकती है, तो आपकी पत्नी आपके साथ क्यों खुश नहीं रह सकती?
तो ज़रूर फिर आपके अंदर ही कोई कमी होगी, आपकी बातें ही कड़वी होंगी। उस आदमी को तो हमने पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने धोखाधड़ी के केस में उसको बंद कर लिया और उस लड़की को इंसाफ मिला या नहीं मिला ये हमें पता नहीं, क्योंकि वो लड़की हमारा घर खाली करके जा चुकी थी। एक औरत जितना मर्द की बातों से खुश हो सकती है, ऐसी खुशी उसे दुनिया की कोई चीज़ नहीं दे सकती। इसलिए अपनी पत्नियों के साथ प्यार से बात किया करें। ये न हो कि आपके बजाय ये काम कोई और करके गलत फ़ायदा उठा रहा हो। इसलिए औरतों की इज्जत किया करें, उन्हें अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखने की कोशिश करें। औरतें हमारे लिए बहुत सारा सेक्रीफाइस करती हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।